हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा 8 जून 2021 का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब तो हम अंदर देख ही लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो जीएस पेपर 2 से है सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझता हूँ कि आपको ये यूनिट तो याद हो ही गई होगी, है ना, इतने टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जो ये आर्टिकल्स होते हैं ना, ये डेली जो द हिंदू आता है उसी से कन्वर्ट होके आते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपने ये फॉलो कर रहे हैं आप डेली करंट अफेयर, तो आपकी जो है, अगर आप 3-4 महीने के एंड का फॉलो कर लेंगे ना, या फिर मंथली उसको पढ़ लेंगे, तो प्रीलिम्स में आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, विज़न के कंपेयर में ये जो है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे जो है डेली फॉलो कीजिए। पर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में हमारा विज़न सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि वो डीप एनालाइज करता है किसी भी चीज़ का। ये क्या करता है, इसमें अगर मान लीजिए जो इसके विज़न के टॉपिक है ना, इसके अंदर ये मान लीजिए 80 से 90% विज़न के इसके अंदर टॉपिक मिल जाएंगे, पर इसके मान लीजिए 30 या 40% ही होंगे जो विज़न में मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों को कवर करता है हमारा। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो है प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसका डेली तो एटलीस्ट जो है आपको अटेंड करना ही चाहिए। ठीक है, या फिर आप मंथली अगर पढ़ सकते हैं, एंड के एटलीस्ट फेब से लेके सितंबर तक अगर आपने पढ़ लिया, तो प्रीलिम्स में आप अगर करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन आ गए, हालांकि पिछली बार कम आए थे, पर इस बार जो है हर बार चेंज होता ही रहता है पैटर्न। तो अगर 25 से 30 क्वेश्चन आ गए, तो आप ये देखेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन आप उसमें से आराम से कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इसी सिर्फ डेली करंट अफेयर या फिर मंथली, जो इसी का कंपाइलेशन होता है जो वो मंथली पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसे जो है कोशिश कीजिए कि डेली आप फॉलो करें। तो पहली न्यूज़ क्या है, तो उच्चतम न्यायालय ने अवैध दत्तक ग्रहण पर जो है रोक लगाने का आग्रह किया है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जैसे जो कोविड में जो जिनके पेरेंट्स मतलब नहीं रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, तो उनको जो निजी व्यक्ति और जो संगठन है ना, उनके द्वारा अवैध रूप से गोद लेने की काफ़ी सारी शिकायतें आई है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने क्या किया, एक खतरे की घंटी बजाई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सहमति दी है। ठीक है, तो देखिए संबंधित प्रकरण क्या है, जो NCPCR है उसके आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 5 जून 2021 तक, मतलब ऑलमोस्ट 35 से 36 डेज़ के अंदर जो है 3621 बच्चे अनाथ हो गए, मतलब माँ बाप दोनों ही जिसके नहीं रहे, और 26,176 बच्चे जिनके माँ या बाप दोनों में से एक की मतलब डेथ हो गई। ठीक है, उसके अलावा 274 बच्चे ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया। ठीक है, परित्यक्त मतलब क्या होता है, छोड़ना, अबंडन कर देना। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान जो है महामारी की दूसरी लहर अपने सबसे विकराल रूप में आई और पूरे देश में मौत के निशान जो है छोड़ गई। मतलब सेकंड वेव आपको पता ही है कितनी पावरफुल आई है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो NCPCR था उसको मई माह में जो प्राइवेट जो निजी व्यक्ति है और संगठन है, इनके द्वारा जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं उनकी जो जानकारी है ना, वो लेने की काफ़ी सारी शिकायतें सामने आई है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो फेसबुक है उस पर काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं जो ऐसे मतलब इस टाइप के बच्चे हैं उनको गोद लेने के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो किशोर न्याय अधिनियम या फिर जे जो एक्ट है 2015, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी नीचे आएगा उससे तब भी देखेंगे, तो उसका जो है उल्लंघन करती है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके नाम, स्कूल, उम्र, पता या किसी भी जानकारी के संबंध में पहचान को उजागर करने को निषिद्ध किया गया है। ठीक है, उनकी मतलब कोई भी जानकारी कहीं पर भी नहीं दी जाएगी। उसके अलावा देखिए, अनाथ हो चुके बच्चों के संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं तो इतनी सारी जो है हेल्पलाइन है, जैसे चाइल्ड लाइन 1098, जिला बाल कल्याण समिति CWC, DCPO, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल अधिकारी संरक्षण राज्य आयोग की हेल्पलाइन। ठीक है, ये इस टाइप का मुद्दा है, मतलब ये दूसरी या तीसरी बार आपने देखा होगा ये मुद्दा, तो कहीं ना कहीं या तो ये एथिक्स में आ सकता है ना, या फिर आपको मेंस में कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा ही आएगा ये। ठीक है, प्रीलिम्स में तो मुश्किल है इससे, पर मेंस में ज़रूर आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कहीं एथिक्स वगैरह में। तो उसके अलावा देखिए, जो CWCS चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उस पर क्या हुआ, जो बच्चे का आकलन करती है और जो है तत्काल ही जो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है उसको जो है देखभाल में रखेगी। तो जो बच्चे मतलब अनाथ हो गए उनको CWC क्या करती है, उनको मतलब एक डाटा बनाती है कि इतने बच्चे अनाथ हो गए, और उसके बाद जो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है ना, वो उसको रखेगी। ठीक है, उस बच्चे को, अगर मान लीजिए बच्चे को कोई भी परिवार नहीं है, तो वो क्या होता है, राज्य
उस बच्चे का एक अभिभावक बन जाता है। ठीक है, अब जे एक्ट के बारे में देख लेते हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पज़ क्या था? तो विधि का जो अभिकथित उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं, जैसे कि अब जो निजी और जो वो ऊपर हमने पढ़े ना, निजी और जो संगठन है, ठीक है, निजी व्यक्ति या फिर संगठन कोई भी जो मतलब जानकारी लेना चाह रहा है, तो ऐसा अगर कोई पाया जाता है तो ऐसे बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करता है ये जे एक्ट। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो प्रत्येक जिला है उसमें एक किशोर न्याय बोर्ड होगा, एक बाल कल्याण समिति जो है स्थापित करने का निर्देश देता है जे एक्ट। और इसी के तहत क्या है, जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको एक वैधानिक निकाय का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, जिससे यह प्राधिकरण जो है अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होता है। मतलब जे एक्ट जो है इसके थ्रू अपने कार्यों को सक्षम करने में जो है कार्य सक्षम करता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक या फिर जो एनजीओज होते हैं, मतलब एक तो वॉलंटरी होगा, एक हो गए जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा जो संचालित होने वाली बाल देखभाल संस्थान है, उसके लिए कानून के प्रारंभ होने की तारीख के 6 महीने के अंदर जब ये कानून पारित हुआ, ठीक है, तो उसके 6 महीने के अंदर जो है उसे जो है बनाना अनिवार्य होगा। मतलब ये जो ऊपर हमने पढ़े ना दोनों, कल्याण बाल समिति और किशोर न्याय बोर्ड। अच्छा एक सेकंड, ये उसके लिए नहीं है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी अपना एक वॉलंटरी, आपने इस टाइप के जो है बच्चों को गोद लेने के लिए अपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, या फिर कोई गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, तो आपने अगर उसके लिए कोई कंपनी खोली, ठीक है, तो इन दोनों को जब से इन्होंने मतलब ये काम शुरू किया है उसके बाद इनको 6 महीने के अंदर जो है जे एक्ट के अंदर जो है अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है G7 कॉर्पोरेट टैक्स समझौता। ठीक है, ये 1-2 दिन पहले का है वैसे, पर आया आज है इसमें, तो इसको देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ था, जो G7 समूह है उसके जो वित्त मंत्री है उन्होंने जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील है उस पर जो है हस्ताक्षर किए। ठीक है, और इस पर जो बैठक कब होगी, जो जुलाई में G20 समूह की वो होगी ना, वित्तीय मंत्री और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक होगी, इसके अंतर्गत इस पर जो है चर्चा की जाएगी, जो G7 पे अभी समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो जो इसका पर्पज़ है वो है कि टैक्स जो परिहार होता है, मतलब टैक्स का जो अवॉइडेंस होती है उसको रोकना। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो नए समझौते हैं उसके अनुसार कंपनियों को उन देशों में करों का भुगतान करना होगा जहां वे व्यापार करती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बाहर की कंपनी, मान लीजिए गूगल है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है, यहाँ पे अगर इंडिया में करेगी तो इंडिया में वो टैक्स भरती है। ठीक है, उसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि जो वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स होगा, मतलब जिस देश से वो आई है, तो वहाँ की सरकार भी उस पर अब टैक्स लगाएगी 15% का। ठीक है, तो अब जो है कंपनी पर दोनों देशों में जो है टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, पर वो जहाँ की होगी वहाँ पे अब 15% फिक्स कर दिया गया है। न्यूनतम टैक्स की अगर आवश्यकता देखें तो 15% फ्लोर रेट, इसकी अभिपुष्टि करने का जो है निर्णय अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में निम्न कर वाले जो इलाके होते हैं, टैक्स हेवंस होते हैं, उन पर हमले की घोषणा के बाद लिया जाता है। ठीक है, ये टैक्स हेवंस क्या होते हैं? जैसे कि वो है आयरलैंड। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। तो कंपनी क्या करती है, जैसे कि कहीं पे जब बिज़नेस किया, मान लीजिए भारत में किया, उसके बाद जब टैक्स भरने की बारी आती है तो क्या कह देते हैं कि हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आयरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब टैक्स पे करना होता है तो 25 से 30% के करीब पे करना होता है। जब आयरलैंड में वही चली जाती है कंपनी, तो उनको 12.5% के आसपास टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे टैक्स हेवन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इन पर जो है अटैक करा है यूएस ने इस चीज़ से। ठीक है, तो इस कदम के पीछे का तर्क क्या है, जो बहुराष्ट्रीय परिचालन और मुनाफे को विदेशों में जो है स्थानांतरित करने को हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो इस योजना का केंद्र बिंदु क्या रहा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अल्फ़ाबेट, एप्पल, फेसबुक, इन पे क्या है, जो विश्व की कुछ बड़ी कंपनियां हैं, इनके कंपनियों द्वारा प्रभावी कर दरों का पारगमन किए जाने का हल निकालने के लिए तैयार किया गया। ठीक है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा ही होगा करंट अफेयर में, कुछ दिन पहले आया था कि इंडिया भी जो है अब डिजिटल टैक्स लगाएगा, है ना, 2 से 3% के करीब। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इन कंपनियों पर जहाँ की ये हैं वो भी अब टैक्स लगाएंगी, और जहाँ पे ये काम करेगी वहाँ पे भी इन पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये कंपनियां क्या है, आमतौर पर विश्व के प्रमुख बाज़ारों से जो लाभ होता है अर्जित, वो आयरलैंड और कैरिबियाई देशों जैसे निम्न टैक्स वाले देशों में भेजने के लिए सहायक कंपनियों के जटिल जाल का सहारा लेती है।
मैंने अभी बताया ना, जैसे जब टैक्स पे करने का टाइम आता है तो इन देशों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट क्या है, कम है। ठीक है, पर अब मिनिमम जो है सब पे 15% लगेगा। मतलब पहले ऐसा बोल रहा था कि जो अमेरिका से कंपनियाँ जो काम करें ना, उन पर टैक्स लगाए, जैसे इंडिया ऐसा बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बड़ी मात्रा में जो मतलब पैसा लेके चली जाती है वो कंपनियाँ। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि अब सभी पर ऐसे मतलब टैक्स लगाया गया। ठीक है, G7 देशों में अभी रजामंदी हुई है। अगर ये जुलाई में G20 द्वारा भी पास हो जाता है तो ये जो है फिर कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, इस योजना से संबंधित मुद्दे और समस्याएं तो क्या वो क्या है, तो देखिए इसमें समस्या क्या है, जो संप्रभु राष्ट्र हैं, ठीक है, उसके जो अपने देश की कर नीति निर्धारित करने का अधिकार होता है। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया को अपने देश की टैक्स नीति को निर्धारित करने का अधिकार है, तो उसका अतिक्रमण होगा। मतलब किसी और G7 के देशों ने मिलकर जो है एक नीति लगा दी और वो उस पर लागू हो रही है। ठीक है, तो इसका अतिक्रमण होगा। उसके अलावा देखिए वैश्विक न्यूनतम जो दर है, मुख्य रूप से देशों के उस उपकरण को वंचित कर देगी जिसका उपयोग वे अपने अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब दूसरे देशों के द्वारा जो है इसको लगाया गया, तो उनकी खुद की टैक्स की जो नीति आगे बढ़ाने के लिए वो लागू कर रहे हैं, उस पर भी कहीं कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा देखिए जो कर चोरी से निपटने के लिए वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर है, ठीक है, उसकी भूमिका बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि अब क्या था, पहले कंपनी इधर उधर जाके टैक्स बचा रही थी, अब जो है कर चोरी मतलब ये टैक्स तो मिनिमम है, ये तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका जो है वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर की भूमिका कम रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो टैक्स हेवन है उनका अंत हो जाएगा। जैसे आयरलैंड और कैरिबियन देश है, वहाँ पे जाके मतलब अलग अलग कंपनियाँ जो अपने हेडक्वार्टर ज़्यादातर वहाँ पे जाके बनाती थी ताकि टैक्स पे कम करना पड़े। ठीक है, तो इनसे जो है इनका जो है अंत हो जाएगा। ठीक है, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो देखिए जो भारत है उसकी प्रभावी जो कर दर है वो वैश्विक न्यूनतम जो कर दर है उससे कहीं अधिक है। पहले ही मतलब वो ज़्यादा टैक्स वो करता है, देता है। ठीक है, इसलिए यह भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो वैश्विक न्यूनतम दर है, ठीक है, उसमें निम्न वैश्विक कर लागत हासिल करने के लिए निम्न टैक्स वाले देशों का उपयोग करने वाली कंपनियों को कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। ठीक है, तो जो मतलब कंपनियां दूसरे देशों में जाके टैक्स पे कर रही थी वो इससे प्रभावित होंगी। इसके अलावा जो भारत अपने बड़े आंतरिक व्यापार, मतलब इसका बाजार कितना बड़ा है ना, उसके अलावा प्रतिस्पर्धी दरों का गुणात्मक श्रम है, निर्यात हेतु रणनीतिक अवस्थिति है, एक संपन्न निजी क्षेत्रण है, इसके कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। ठीक है, हमारी मतलब जैसे अवस्थिति देखें तो पूरी हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों तरफ से जो है जैसे व्यापार के लिए खुला हुआ है ना। उसके अलावा कितनी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है यहाँ की। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये विदेशी निवेश को आकर्षित कहीं ना कहीं करता है। अब देखिए चीन द्वारा आसियान विदेश मंत्रियों की मेजबानी, तो चाइना जो है 10 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है 30 साल पूरे हो सके हैं, इसकी वजह से जो है ये आयोजित की जा रही है। उसके बाद देखिए आसियान के ऐसे प्रमुख संस्थान के रूप में देखा जाता है जहाँ चीन और क्वाड, ठीक है, क्वाड में कौन है, जैसे USA, इंडिया हो गया है ना, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, ये 4 देश ऐसे हैं जो है मतलब चाइना इनके साथ यहाँ पे जो है मंच शेयर करता है। ठीक है, एक दूसरे को अपना प्रभाव दिखा सकते हैं ये। तो चीन की चिंताएं क्या है इसमें, तो यहाँ पे देखिए जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें जो अमेरिका है वो अपनी इंडो पैसिफिक जो उसकी रणनीति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आता है। ऐसी संभावना है कि जो चीन है उसका मुकाबला करने के लिए जो क्वाड सदस्य हैं वो आसियान राष्ट्रों को अपने समूह में जो है शामिल कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि क्वाड भी कम नहीं है इतने, मतलब USA कितना पावरफुल कंट्री है जो कि क्वाड में है, जापान भी अच्छा खासा पावरफुल है। ठीक है, तो चीन ने जो है क्वाड को एशियाई नाटो भी बताया कहीं ना कहीं, मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया से एक तरह से। तो आसियान है क्या, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ठीक है, तो इसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र के उत्तर औपनिवेशिक देशों के मध्य बढ़ते हुए जो तनाव है उसके बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ पे, 1967 में हुई, आसियान घोषणा या फिर बैंकॉक घोषणा भी इसे कहते हैं। संस्थापक देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और अगर करंट सदस्यों की बात करें तो ये सारे इसके क्या है, आसियान के 10 सदस्य हैं। ठीक है,
भारत के लिए आसियान का अगर महत्व की बात करें तो जो लद्दाख में अगर जो चाइना का आक्रामक रवैया था उसकी पृष्ठभूमि में भारत जो आसियान है उसको हमेशा ईस्ट एक्ट इंडिया ईस्ट एक्ट जो पॉलिसी है उसके केंद्र में रखता है हमेशा, ठीक है। तो उसका मानना क्या है भारत का कि इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास हेतु एक सशक्त और उत्तरदायी आसियान का होना आवश्यक है। उसके अलावा जो भारत ने लॉन्च की थी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अर्थात जो सागर विज़न है उसकी सफलता के लिए आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, ठीक है। कोविड-19 महामारी का अंत होने के बाद जो आर्थिक सुधार हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और जो लचीलापन है उसके लिए यह क्षेत्र काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसके साथ ही लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करता है ये इसके साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, तो यूएनजी के अध्यक्ष पर मालदीव की जीत, ठीक है। तो ये आई थिंक सो 6 जून वाले में आया था, ठीक है। ये मैंने कराया नहीं था, 6 जून वाला रह रखा है, तो ये उसमें आया था। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को जो है 2021 से 22 के लिए जो UNGA है उनका अध्यक्ष चुना गया। मालदीव के लिए यह उपलब्धि पहली बार उपलब्धि हुई है, ठीक है। तो इससे पहले ही कवर कर चुके हैं, तो रह रखा है ये टॉपिक। अगर आपको पढ़ना है तो 6 या फिर 7 का, ठीक है। मैंने दोनों दिन का ही नहीं पढ़ा है, बल्कि 7 का ही होगा, 6 की तो शायद संडे था, तो 7 जून वाले में ये होगा टॉपिक, ठीक है। तो उसके बाद देखिए NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय अस्थि पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो जो पहले बैड लोन वसूल करने वाली कंपनी थी वो क्या थी, प्राइवेट थी, तो अब इसे सरकारी कंपनी के रूप में इसे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसके अंतर्गत जो ऋणदाता द्वारा शुरुआत जो 89,000 करोड़ रुपए के 22 ऐसे खराब ऋण खाते थे उनको जो है NARCL इसमें जो है अंतरित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो है अब गवर्नमेंट की तरफ से काम करेगा। जो वो होता है ना NP होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, उसको वसूल करने का काम ये करेगा, ठीक है। इससे ऋणदाताओं के लिए अपनी बैलेंस शीट साफ करने में जो है मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो NARCL है उसमें अंतरित किए गए जो अशुद्ध ऋण होता है, ठीक है, NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो उसकी कुल राशि लगभग 2 ट्रिलियन होगी, ठीक है। तो ये है क्या NARCL। तो ये क्या है, जो ऋणदाताओं की जो तनावग्रस्त अस्थियाँ होती है उनकी जिम्मेवारी लेने हेतु प्रस्तावित जो बैड बैंक है, ठीक है। बैड बैंक हमारे क्या करते हैं, पैसा वसूली का काम करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ था ये, ठीक है। तो अर्थात जो NARCL है इसकी स्थापना की घोषणा 2021 से 22 के बजट में की गई। मतलब इसमें क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक जाते हैं और जो वो होता है, लोन होता है, उनसे डॉक्यूमेंट खरीद के और आगे फिर वसूली का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है, तो ये जो है उसे 1 करोड़ का, मान लीजिए सरकारी बैंक के पास अगर NPA आएगा 1 करोड़ का, ठीक है, तो वो इन बैड बैंक को दे देता है, ठीक है। 80 मान लीजिए 80 लाख में दे देगा वो, ठीक है। मतलब इनको कुछ तो पैसा मिल रहा है तो 80 लाख में नहीं दे देगा, तो आगे वो जो वसूल करें ना 1 करोड़ में, वो 85 लाख करें, ठीक है, या 90 लाख कर लें, वो उनका बेनिफिट होता है इन बैड बैंक का। ये सब अभी तक प्राइवेट थे, ठीक है, अब क्या इन्हें सरकारी करा जा रहा है, ठीक है। तो घोषणा के अनुसार 500 करोड़ और उससे अधिक के जो बुरे ऋण होते हैं उनको संभालने के लिए जो बैड बैंक है उनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। जो भी मतलब 500 करोड़ या उससे अधिक का जो होगा ना बुरे ऋण होते हैं उनके लिए इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक जो है ARC होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC भी शामिल होगी, जो बेकार संपत्ति होगा मैनेजमेंट और उनकी वसूली करेगा। यह नई इकाई जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के सहयोग से स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों के उससे की जा रही है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के सहयोग से की जाएगी, ठीक है। तो NARCL जो है वो ARC से किस प्रकार भिन्न है, जो पहले की मतलब ARC जो वसूली करती थी, चूँकि जो यह विचार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसका अधिकांश जो स्वामित्व होगा वो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पास रहने की संभावना होगी, ठीक है। अतः इसे प्रस्तावित बैड बैंक का स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का होगा, ठीक है। जो मतलब एक तरह से सरकारी ही होगा, इसका अधिकांश जो भाग होगा वो राज्य के पास रहेगा, ठीक है। वर्तमान में जो ARC है आमतौर पर ऋणों पर जो है भारी छूट चाहती है। मतलब जो मान लीजिए जो NP है वो जो बैंकों से खरीदती है ना, मेन बैंकों से, तो वहाँ पे वो भारी छूट चाहती है। जैसे 1 करोड़ का हो जाएंगे कि 70 लाख में जो है हमें दे दे, ठीक है, इस टाइप से जो भारी छूट चाहती है। चूँकि यह जो
एक सरकारी पहल है, अतः प्रस्तावित बैड बैंक के साथ आकलन संबंधा मुद्दे नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 करोड़ होगा, बीच में इनका काम खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट वसूली का काम करेंगे, ठीक है। अगर सरकार समर्थित जो अस्थि पुनर्संरचना कंपनी है उसके पास बड़े खातों को खरीदने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी, मतलब ये सरकार की तरफ से ऑफर्ड होंगे तो वो जो बड़े खाते होंगे उनको खरीदने में सक्षम होंगे, और इस प्रकार बैंकों के लिए इन बुरे खातों को अपना खाता वितरण रखने से मुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ARC क्या है? तो ये ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान होते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जो NPA होता है वो खरीदते हैं, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को जो है साफ कर सके, ठीक है। अस्थि पुनर्संरचना कंपनी अथवा ARC RBI के अंतर्गत क्या होता है? पंजीकृत होता है। कानूनी अधिकार देखें अगर इसका तो ये देखिए सरफाइसी अधिनियम 2002, मतलब पॉलिटी हमने देखी थी ना PT 365 में, पहला या दूसरा ही टॉपिक है तो उसमें अच्छे से बताया गया था, वहाँ देख लीजिएगा। तो जो सरफाइसी अधिनियम 2002 है उसमें जो ARC है इसका गठन करने हेतु वैधानिक जो है आदान प्रदान करता है, इसे आधार प्रदान करता है वैधानिक, ठीक है। ARC के लिए अगर पूंजी की आवश्यकता है बताएं तो सरफाइसी अधिनियम 2016 के अंतर्गत मिनिमम जो है 2 करोड़ रुपए ARC के पास इसका स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसे 2017 में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो ARC बैंक है उसके पास इसी संपत्ति का मिनिमम जो 15% है, मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, वो होना चाहिए ARC के पास, ठीक है। तो आवश्यकता क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त कुल राशि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, ठीक है। तनावग्रस्त जो अस्थि और सीमित पूंजी है उसके बोझ तले बैंकों के लिए जो NPA है उसको मैनेज करना अब मुश्किल हो रहा है। सरकार भी केवल सीमित पूंजी ही प्रदान कर सकती है, अतः ऐसी स्थिति में बैड बैंक जो मॉडल है वो सरकार और बैंकों दोनों की मदद करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप, ठीक है। जैसे जो काइनी जम जाती है तो उसका प्रकोप है, तो जो काला सागर और एंजियन सागर है इसको जोड़ने वाला जो तुर्की का मरमारा सागर है उसमें सी स्नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये रहा ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे ये इस्तांबुल, फिर सी ओ मरमारा, ठीक है। यहाँ पे आगियन सी, ठीक है। ये टर्की रहा, ठीक है। तो ये क्या है, चिपचिपे पदार्थ को जो निकटवर्ती काला सागर है ब्लैक सी है और एजियन सागर है उसमें भी देखा गया, ठीक है। तो सी स्नोट है क्या? तो ये क्या होता है, हरे रंग के कीचड़ पंख की एक चिपचिपी परत होती है जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। यह शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होता है, ठीक है। उसके अलावा जो टर्की है उसमें सी स्नोप का प्रकोप पहली बार 2007 में देखा गया। उसी समय ग्रीस के नज़दीक एजियन सागर में भी सी स्नोट को देखा गया, ठीक है। तो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता का कारण जो मुख्यतः होता है वो वैश्विक जो ऊष्मन गर्मी बढ़ती है, जल प्रदूषण, घरेलू औद्योगिक कचरा होता है, तो इनका जो है अनियंत्रित निर्मोचन होता है आदि की वजह से ये गर्म मौसम में होता है, ठीक है। प्रभाव और चिंताएं की अगर बात करें तो सी स्नोट जो है समुद्र से होती हुई जो इस्तांबुल के दक्षिण में जो है फैल चुकी है और इसने शहर के किनारे समुद्र तटों और बंदरगाहों को भी ढक लिया है। इससे क्या होता है, मछलियाँ मर जाती है, ठीक है। और जो कोरल होता है ना, जो हमारा पारिस्थितिकी में कोरल होता है, ठीक है, और जो स्पंज जैसे अन्य जलीय जीव होते हैं वो भी मरते हैं। अगर इसे अनियंत्रित किया गया, मतलब इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह समुद्री सतह के नीचे पहुंचकर समुद्र तल को भी जो है ढक लेगा, एक तरह से कवर कर लेगा, जिससे जो समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए व्यापक क्षति होगी, ठीक है। समय के साथ यह मछलियाँ, केकड़ों, सीप, कौड़ी या मसल्स और समुद्री जो सितारा होता है मछलियों सहित सभी जलीय जो जीव उनको विषाक्त कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जलीय जीवन के अलावा सी स्नोट के प्रकोप क्या है, मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित हो गई। अगर मछलियाँ नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे। इसने इस्तांबुल जैसे शहरों में हैजा जैसी जल जनित बीमारियों का प्रकोप भी फैला दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर उठाए गए अगर कदम की बात करें तो तुर्की ने संपूर्ण मरमरा सागर को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तटीय शहरों और जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अपशिष्ट जल उपचारों में सुधार हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हरियाणा की जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है और ऑक्सीवन योजना, ठीक है। तो ये किसके लिए, जो वहाँ के पेड़ हैं जो 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं उसके लिए ये शुरू की गई है, ठीक है। उससे अधिक आयु के वृक्षों को सम्मानित करने की एक पहल है जिसमें जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके मानवता की सेवा की है, ठीक है। पूरे राज्य में ऐसे वृक्षों को जो है चिन्हित किया गया और स्थानीय लोगों को इस राज्य में जो है शामिल कर इसकी देखभाल की गई। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव और जो PVDPS है, जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है,
उसके नाम से 2500 रुपये की जो पेंशन राशि है वो प्रदान की जाएगी। यह जो वृक्ष पेंशन है वो वृद्धावस्था, जो पेड़ों की वृद्धावस्था है, सम्मान पेंशन की तर्ज पर हर साल बढ़ाई जाएगी। ठीक है। जो यूएलबीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, विभाग है, वो वृक्षों के रखरखाव और प्लेट ग्रिल जो होती है, जो साइडों में लगती है, आदि लगाने के लिए यह पेंशन प्रदान करेगा। तो ये क्या है, ऑक्सीवन क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है एक चिन्हित भूमि पर जो है 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पूरे हरियाणा के 8 लाख हेक्टेयर भूमि में 10% पर ऑक्सीजन वन लगाए जाएंगे। इन वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटा ही था आज का। चलिए ठीक है, अगर उसके बाद देखते हैं कल इस मंथ में मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स ख़त्म करा दूँ। ठीक है, मतलब PT 365 और फरवरी से लेके जब तक भी मई अप्रैल जितनी भी इकनॉमी आ रही है वो, उसके अलावा जितने भी इसके जो वो है ना 2020 और 21 के शायद मेरे पास पड़े हुए हैं जो विज़न के आते टेस्ट सीरीज़, वो और पिछले 10 ईयर हैगा उसमें से क्वेश्चन छाट के उसके क्वेश्चंस। और अगर बेसिक मेरे पास जो नोट्स पड़े वो तो बिल्कुल सड़ चुके हैं। अगर किसी के पास है PDF, मतलब किसी कोचिंग या किसी की भी हो, थोड़ी छोटी हो 200-250 पेजों की, तो उसको, ठीक है, इस मंथ में मैं चाहता हूँ कि पूरी इकनॉमी को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, मतलब 4 महीने हमारे पास, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें अगर इकोनॉमिक्स में पूरी तरह से मतलब ऐसा हो कि एक भी क्वेश्चन ना, मतलब जितना कर सकें हम वो ख़त्म कर दें। अभी ये रमेश सिंह पढ़ने का तो टाइम है नहीं, है ना, तो उसकी वजह से जो है शॉर्ट नोट ही बेसिक भी कवर करके नेक्स्ट में पॉलिटी, उसके अलावा देखिए एनवायरनमेंट, ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर फोर्थ में जो है एनवायरनमेंट के साथ अगर अगस्त में ज्योग्राफी हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से या उसके क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं और रिवीजन पे इन तीनों के। ठीक है, तीनों के या चारों के, क्योंकि अगस्त में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अगले 4 महीने का मैं सोच रहा हूँ कि कवर करवाने के लिए स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी देखते हैं, अगर होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी अगर आप मैं नहीं भी करवा पाऊँ तो आप खुद भी इस प्लान को ही फॉलो करिएगा, 4 महीने 4 सब्जेक्ट, और बिल्कुल ऐसे कर दीजिए कि कहीं पे भी कुछ ना रह जाए आपके दिमाग में कि वो पढ़ लेता तो वहाँ से हो जाता। और कोशिश करिएगा कि लिमिटेड रखे सोर्स, ये ना हो कि रमेश सिंह या कोई नई किताब उठा के बैठ जाएँ। ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है तो उसके शॉर्ट नोट गूगल वगैरह पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। और बाकी विज़न आप कर ही रहे हैं, और उसके बाद टेस्ट पेपर एटलीस्ट 30-35 इतने लगा के जाएँ। ठीक है, लगाने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे के आंसर की पूरी पढ़ने लग जाएँ। ठीक है, आप शुरू के क्वेश्चन उठाइए और हल्का फुल्का जो है उनका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, कितने 100 आते हैं तो 30 भी कर लियो तो कितने हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर उसमें से 7-8 भी कहीं पे टकरा गए तो कोई वो नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। उसके अलावा घर में बैठिए, कोन आप पकड़िए, किताब पकड़िए और क्या करिए, पढ़ते रहिए। उसके अलावा हैव अ गुड डे।